टुडे में आपका स्वागत है। टीम नड्डा की अगर बात करें तो उसका विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा है और इस विस्तार में अल्पसंख्यक विभाग जो है, टीम नड्डा का अल्पसंख्यक विभाग जमाल सिद्दीकी साहब को मिला है। चैलेंजिंग विभाग है ये। किस तरह से जमाल सिद्दीकी साहब इसको ले चलेंगे, किस तरह से इस देश में बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग का एक परचम लहराएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए खुद जमाल सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन टुडे पे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही मैं सवाल दागते जाऊंगी कि आज जब चार्ज लेने के साथ अपने ऑफिस का चार्ज ले लेंगे और नेशनल पॉलिटिक्स में जो बीजेपी का अल्पसंख्यक विभाग है उसमें आप किस तरह से अपना परचम लहराएंगे, किस तरह से इसको लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल और जो चैलेंजिंग विंग माना जाता है बीजेपी का वो माइनॉरिटी विंग है। जी जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना नहीं आता वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। बीजेपी मुसलमानों को करीब लाना चाहती है, बीजेपी मुसलमानों को साथ में जोड़ना चाहती है। जैसा नारा है माननीय मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर विश्वास रख के साथ में काम करना चाहती है। और कोई आज मुझे अध्यक्ष बनाकर ये काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, तो 4 लोग प्रमुख थे। उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, और ये जो चौथा नाम था वो मुसलमानों के नुमाइंदे के रूप में सिकंदर बख्श साहब को शामिल किया गया था। यानी कि बीजेपी शुरू से चाहती है कि सबको साथ लेकर सबका विकास किया जाए, और जो ये भारत का नक्शा है, इसको भारत के नक्शे को विस्तार कर अखंड भारत बनाया जाए, इसके रूप में बीजेपी शुरू से काम करती हुई आ रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए खेद हो रहा है कि जो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो बाकी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, बीजेपी से दूर रखने के लिए साजिशें रची, और कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, इस विचारधारा को लोगों के बीच में लेकर जाऊं और इस विचारधारा से लोगों को जोड़ूं, और जो मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, इसमें मैं लोगों को शामिल करूं। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी सबको जोड़ के चलना चाहती है और ये सारा दोष जो है वो विपक्ष पे देना चाह रहे हैं, देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें देश की माइनॉरिटी जनता की भी, अगर अल्पसंख्यक समुदाय को हम देखें तो उनका भी विश्वास बीजेपी पे कभी नजर नहीं आया। जहां बीजेपी की बात आती है, अल्पसंख्यक समुदाय बिल्कुल बिदकता हुआ और छिटकता हुआ नजर आता है। तो कैसे उस विश्वास को जीतेंगे, क्योंकि विश्वास जहां नहीं है वहां जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो माननीय मोदी जी का नारा है, उस नारे में सारा उत्तर है। उन्होंने नारा दिया सबका साथ, उन्होंने नारा दिया सबका विकास, उन्होंने नारा दिया सबका विश्वास। यानी कि विश्वास तो आखिर में आएगा। मैं साथ लाने काम करेंगे और विश्वास अपने आप आ जाएगा। मैं आपको कहा, तो उसके कई सारे मापदंड हैं। अगर चाय की गर्माहट को परखनी है तो आप उसको देखकर परख नहीं सकते। अगर देखकर परखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। अगर नमक और शक्कर में पहचान करनी है तो उसको आप छूकर और देखकर परख नहीं सकते। अगर आप छूकर देखकर परखेंगे तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि नमक और शक्कर में बहुत कम डिफरेंस होता है, उसको जबान पर रखनी पड़ेगी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान दूर से रख रहा है, किसी के चश्मे से देख रहा है, किसी के बताए हुए बातों पर विश्वास कर रहा है। मैं उनको दंड है वो हमें चेक करें, हमारे साथ आए, हमसे बात करें, हमारे साथ बैठे, और जो माननीय मोदी जी ने विकास के काम शुरू किए हैं उसका लाभ ले। मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा अगर लाभ शासकीय योजनाओं का हुआ है तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुसलमानों का हुआ है।
आज अगर 44 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुले, उसमें 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान थे और सबको इस जो है संकट घड़ी में फायदा हुआ। अगर आज जो है 8 करोड़ गैस के सिलेंडर बांटे गए, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान बहनें थी हमारी। तो कोई भी योजना अगर देखेंगे आप, तो उन योजनाओं में मोदी जी ने कहीं फर्क ही नहीं रखा है, ये फलाह के लिए है, फलाह के लिए, फलाह के लिए। वो बात कांग्रेस के सरकार में होती थी कि जब मनमोहन सिंह बोलते थे कि यहाँ के जो संसाधन है उस पर सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन नाम होता था, उसमें कुछ होता है मिलता होता नहीं था। मुसलमान उसमें खुश रहते थे, मुसलमान उसमें गुमराह हो जाते थे और फिर वो जो है वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते थे। आज अगर सबसे पिछड़ा है कोई तो वो हमारा मुस्लिम समाज है। उस पिछड़ेपन को हम साथ लाकर जरूर दूर करने का काम करेंगे। आपकी सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है। जैसे मसलन देख लीजिए, अभी हाल ही में जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ सीए को लेकर के, तो मुस्लिम समुदाय का आक्रोश समझ में आया कि कितने आक्रोशित हैं वो, कितने दुखी हैं वो मोदी सरकार से। वो बोल जो उनके दिल को सुकून पहुंचाता था मनमोहन सरकार के समय में, वो शायद वो बोल उनको नहीं मिल पा रहा है। जो मान मनव्वल होता था वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं रूठे हुए नजर आते हैं ऐसे में। और इस रूठेपन में कई जो पार्टियां हैं, नई नई पार्टियां या वो उसमें सेंधमारी का काम करी हैं। अगर मुस्लिम समुदाय जो है वो कांग्रेस से अगर थोड़ा नाराज नजर आ रहा है, रीजनल पार्टी सपा से नाराज नजर आ रहा है, तो वहां पे ओवैसी की एमआईएम जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। वैसे अब बिहार में भी इलेक्शन लड़ने पहुंच गए हैं, वहां पे मुस्लिम समुदाय को मनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में चैलेंज को आप किस तरह से लेते हैं? वो मान मनोबल जब तक नहीं हो रहा है, मुस्लिम समुदाय रूठा रूठा नजर आ रहा है, उस रूठे को कैसे मनाएंगे? पूरा मामला जो खराब हुआ है वो मान मनोबल से ही खराब हुआ है। मुझे लगता है जब बच्चा बीमार होता है तो मान मनोबल नहीं, उसको सख्ती के साथ दवाई पिलानी चाहिए। और बीमारी बहुत बड़ी है और मुझे खुशी इस बात की, माननीय मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। जहां तक सीए के प्रोटेस्ट की बात है, मुसलमान कभी ये नहीं कहा कि जो हमारा हिंदू भाई पड़ोस में रहता है वो यहाँ नहीं रुके, उसको यहाँ पर जगह ना दी जाए, उसको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाए। हमारे मुसलमान भाइयों के दिलों में ये डाला गया कि तुम्हारा नागरिकता खतरे में है, तुमको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। ये गुमराहियत फैलाई गई, इसलिए मुसलमान डर कर बाहर आया। अब जब मुसलमान भाई समझ रहे कि ये जो नागरिकता दी गई है ये यहाँ पर जो पाकिस्तान में उस टाइम विस्थापित आए थे उन लोगों को दी गई है, ऐसा माहौल बनाया गया था उस वक्त में कि एक फ्लाइट जो है पाकिस्तान से आएगी और 2 फ्लाइट हिंदुस्तान से मुसलमानों को भरकर जाएगी, यानी सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये जो माहौल, डर का माहौल, ये जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों ने किया था, इसलिए मुसलमान घबराहट से ये कदम उठाया और बाहर आया। ये बाहर आकर ये बताया कि हमें हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है, हम यहीं दफन हो जाएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और मैं जो देखा हूं, मैंने जो बात किया, और मेरी जो भावना है कि मुसलमान कतई नहीं चाहेगा कि कोई हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है, अगर आज हिंदुस्तान में हम खुशी खुशी रह रहे हैं, अगर हमारे माथे पर मुजाहिद जिसको बोलते हैं, मुजाहिद जो पाकिस्तान में लोग गए हैं उनको मुजाहिद बोलते हैं, आज भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ के लोगों को। अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ के हिंदू भाइयों की वजह से है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिन्ना ने धर्म के नाम पर देश बनाया और सभी भाइयों को यहाँ से जाने की बात आ गई थी, तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने हमारे पुरखों का हाथ पकड़ के रोका, उनको विश्वास दिलाया कि तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा हिंदू भाई हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। और उन्होंने रोका। यहाँ मुसलमान बराबर का हकदार है, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, सब में हम बराबर के हकदार हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है और मेरे सभी भाई ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भाई हमारा पाकिस्तान में प्रताड़ित होता है तो ये हमारे लिए कर्ज उतारने का समय है। उस भाई को हम यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे और लेकर आएंगे और उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये तो राजनीति है, लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उनको लगा मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं आएगा, और उन्होंने खेल खेला। और मुझे खुशी इस बात की कि आज उस खेल का पर्दा उठ चुका है।
सच सामने आ चुका है। चलिए, आपने बोला कि जब बंटवारा हुआ तो हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को रोका और उनको मनाने की कोशिश की कि आप यहाँ पे रहिए, भाईचारा दिखाया। हाँ, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अगर देखें, अल्पसंख्यक समुदाय को अगर देखें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी जब चलती है तो उसके साथ उनका सपोर्टिंग संगठन जो है आरएसएस, वो भी साथ में चलता है और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये बातें जो हैं मुस्लिम भाइयों को कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाता है, उनको दुखी करता है कि ये कौन सी बात हो रही है। अब सेकुलरिज्म तो रहा ही नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और उनकी जो नागरिकता है वो खतरे में पड़ने वाली है। तो इसका क्या करेंगे, इस मसले का समाधान क्या है? सारे मसलों का समाधान सिर्फ दूरियां हैं। एक शायर ने, मैं आपको बताऊंगा, दूरियां जब हद से बढ़ी फासले बढ़ते गए, उन्होंने वो भी सुना जो हमने कभी कहा ही नहीं। ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां ही सारे मसलों का जो है विवाद का जड़ है। इस दूरियों को खत्म करके ही हम लोगों को सच सामने लाकर हम उनका भी विश्वास जीत सकते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं नागपुर से हूँ और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ इसलिए कभी पीछे नहीं रखा गया। मैं महाराष्ट्र में काम किया, मैं वहां पर अल्पसंख्यक मोर्चे में काम किया। मैं वहां पर देवेंद्र फडणवीस जी जब अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के, मैं उनके साथ सेक्रेटरी था वहां पर। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था अभी तक महाराष्ट्र में। मेरे सामने सारे निर्णय लिए गए। मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुसलमानों को किसी निर्णय में दूर रखा जाए या मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश की जाए या मुसलमानों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है तो कुटुंबम, पूरा विश्व तो हम एक परिवार मानते हैं। ये तो भारत की बात करते हैं और आरएसएस ने हमेशा देश हित के लिए काम किया है। मुझे लगता है कि जब हम करीब आएंगे, जब हम देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। लोग डराते हैं मुसलमानों को कि तुमको जो है हिंदुत्व में जोड़ दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व विचारधारा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि देश का हर आदमी मुसलमान होना चाहिए, देश का हर आदमी हिंदू होना चाहिए। मुसलमान मतलब मुसलमान, हिंदू मतलब इंडिया में रहने वाला हिंदी। तो मुझे लगता है इसमें कोई विवाद नहीं है, हम सब एक हैं। हमारी सिर्फ अगर अलग है तो सिर्फ पूजा पद्धति है। हमारा खान पान एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी बोल भाषा एक है। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान धार्मिक देश है। हिंदुस्तान के कण कण में धर्म है और इसको कोई अलग नहीं कर सकता। धर्म पर चलने का अधिकार सबको है और हम चल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है ये हिंदुत्व के नाम से डराने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जैसा सोशल मीडिया है, आपके चैनल्स है, इसके माध्यम से, डिबेट के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे, देख रहे, और किसी को हिंदू बना दिया जाएगा, किसी को फला बना दिया जाएगा। अब इससे डराने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को डरने की आवश्यकता है। आज जो है हिंदुत्व का मतलब सब समझ चुके हैं। हिंदुत्व एक संस्कृति है। भारत में रहने वाला आदमी, जैसे बिहार में रहने वाला आदमी बिहारी कहा जाता है, बंगाल में रहने वाला आदमी बंगाली कहा जाता है, पाकिस्तान में रहने वाला आदमी पाकिस्तानी कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है और मुझे लगता है उसका पालन सभी करते हैं। चलिए, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हिंदू सिर्फ पूजा पद्धति अलग है जो दो समुदायों को थोड़ा अलग करता है, वरना हर चीज हमारी एक तरह की है। लेकिन यही पूजा पद्धति एक तरफ मौलाना और एक तरफ पंडित बैठ के इस पूजा पद्धति के माध्यम से ही दो वर्गों को बांटे हुए हैं और उसमें जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं। तो ये तीन विंग जो है, मौलाना, पंडित और राजनेता, इन तीनों को पास ओवर करके कैसे उस आम आदमी को आप लेकर आएंगे? क्योंकि उनके आगे में तो शील्ड लगा हुआ है, एक तरफ मौलाना का शील्ड है, एक तरफ पंडित का शील्ड है और बीच में राजनेता बुलेट चलाते हुए नजर आते हैं अपनी बयानों से। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे सरल जो रास्ता है वो लोगों से संपर्क का है। और मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा संपर्क
मुस्लिम समाज में थोड़ा सा कम है। मैं उस संपर्क को बढ़ाने का काम करूंगा। मैं संगठन के माध्यम से नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं को उतारने का काम करूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करूंगा। और जो सही मानों में भारतीय जनता पार्टी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है कि दीन, दलित, शोषित, पीड़ित समाज का जो अंतिम आदमी है उसका उद्धार होना चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा फला जाति के लिए काम होना चाहिए, फला धर्म के लोगों के लिए काम होना चाहिए, फला पूजा पद्धति वालों का काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अंतिम आदमी है उसका जो है चेहरा खुशी से मुस्कुराना चाहिए। उसके लिए मैं लोगों तक पहुंचने काम करूंगा, ये विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मुझे लगता है कि ये धुंध जरूर छटने वाला है और बहुत जल्द मुसलमान को ये समझ में आएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये सच्चे मानों में हमारी दोस्त पार्टी है। ये कभी जब सख्ती करती है तो इसलिए करती है कि कहीं हमारा नुकसान होने वाला होगा, इसलिए वो सख्ती करती है। और कहीं अगर प्यार देती है तो इसलिए देती है क्योंकि हम उसके अपने हैं। तो ये पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। ये विश्वास मैं लोगों के बीच में जगाने का काम करूंगा और मुझे लगता है कि इस मामले में आप सभी लोगों का भी मुझे सहयोग प्राप्त होगा और इस काम को मैं अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। आखिरी 2 सवाल। आपने कहा कि वो आए, बैठे, बात करें, लेकिन वो बैठने को ही तैयार नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो जाना ही नहीं चाहता, उसको विश्वास ही नहीं होता। उनको लगता है कि वहां जाने से हमारा कोई मसला नहीं, हम तो वहां जाएंगे। अछूते हैं, बीजेपी तो उनके लिए अछूता है। तो इस ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे बैठाएंगे आप? कैसे संपर्क साधेंगे? कम हो सकती है, संख्या कम हो सकती है कि कम संख्या में लोग हमारे पास है। लेकिन मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं लगभग 20-25 दिन हो रहे, पूरे देश से मुझे इतने फोन आए, पूरे देश से मुझे लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया कि मुझे लगता है अगर मैंने उन्हीं को समेट लिया तो एक बहुत बड़ा माला बनने वाला है। उस माले में सभी लोग समा सकते हैं। और मुझे लगता है इस काम को मैं अच्छे से अगर शुरू किया तो एक बदलाव की बयार है मुझे दिख रही है। लोग भूखे हैं एक अच्छे पार्टी के लिए, एक ऐसी पार्टी जो देश हित में काम करना चाहती है, एक ऐसी पार्टी जो सबको लेकर साथ चलना चाहती है, एक ऐसी पार्टी कि जो ये भारतवर्ष का गौरव था, जिसको हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, वो सोने की चिड़िया को बनाना चाहती है। एक ऐसे पार्टी के साथ मुसलमान जो है जरूर जुड़ना चाहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर देश भक्ति के मामले में देखा जाए तो मुसलमानों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मुसलमानों के पास तो मौका था इस देश से जाकर धर्म के नाम पर बने हुए देश में रहने का, वो उन्होंने नकार दिया। जब जिन्ना ने आवाज दिया था ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, चलो हमारे साथ, तो एक जो मौलाना आजाद साहब ने यही जामा मस्जिद के ऊपर खड़े होकर कहा था, मुसलमानों ये तुम्हारा मुल्क है, तुमको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू जो भाई हमारे हैं ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू भाई से सच्चा कोई दोस्त नहीं हो सकता और हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता। तो मुसलमान तो साबित कर दिया है कि हम सबसे ज्यादा वतन परस्त हैं। और मुझे लगता है कि जो वतन का काम अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान के लोगों का वाह वाह हो रहा है। और मुझे बहुत जल्द ये यकीन है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान, माननीय मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। और ये काम अगर हो रहा है और इस काम को अगर हम अपने भाइयों तक पहुंचाए तो मुझे लगता है भाई हमारा जरूर खुल के हमारे साथ तन मन धन सभी तरीके से हमारे साथ खड़ा होगा। आखिरी सवाल, सीए के बाद और इस कोरोना काल में एक लिटमस टेस्ट की तरह जो इलेक्शन होने जा रहा है वो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है। हालांकि इस कोरोना पैंडेमिक में केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन सीए को लेकर के नाराजगी, जो शाहीन बाग की नाराजगी थी, वो भी मुसलमानों में कहीं ना कहीं थी। और उसका फायदा उठाते हुए देखा जा रहा है कि ओवैसी साहब बिहार में कूच कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को क्या इस बार विश्वास जताते हुए बिहार के मुसलमान वोट करेंगे, या इस बार वो ओवैसी पे उनकी आक्रामक जो बोली है और मुसलमानों के साथ जो वो अपनी आवाज मिलाते हैं उसकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सीए का मामला बहुत क्लियर हो चुका है। लोगों समझ में आ गया है कि उन्हें ठगा गया, राजनीतिक पार्टियों ने अपना लाभ लिया। और जहां तक ओवैसी साहब की बात है,
तो मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ दो धारा है। एक धारा जो जिन्ना को फॉलो करती है, एक धारा जो कलाम साहब को फॉलो करती है, मौलाना आजाद को फॉलो करती है। तो हम तो कलाम साहब, मौलाना आजाद के धारा वाले लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। जिस प्रकार से जिन्ना फेल हुए थे मुसलमान बाहर ले जाने के लिए, उन्होंने देश तो बना लिया धर्म के नाम पर, टुकड़े तो कर दिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसी तरह से हर हिंदुस्तान के इलेक्शन में ओवैसी साहब फेल हुए हैं। आज भी एक सांसद है, एक ही सांसद रहे और आगे वो भी जाने वाला है। आने वाले लोकसभा में हैदराबाद से उनका भी हार तय है। और बिहार में लोग समझ गए कि ये जो है ये हमारे भले के लिए काम करने वाले नहीं है। नीतीश जी ने जो काम किया है, वहां पर जो सुशील मोदी जी ने काम किया है, वहां पर जो हमारी पार्टी ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वहां पर काम किया है, उस पर विश्वास रखकर बड़ी ताकत के साथ मुस्लिम समाज वहां पर जुड़ा हुआ है। और वहां ओवैसी जी की दाल गलने वाले नहीं है। अब उनको ये दुकान बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। नेशनल पॉलिटिक्स में तो आप डिक्लेयर हो ही चुके हैं। आज ऑफिस संभालते हुए दिल्ली में आप अपनी गढ़ बनाएंगे और पूरे भारत में आप अपना तंत्र फैलाएंगे। देखना ये भी होगा कि आखिर बीजेपी का ये माइनॉरिटी विंग जब कश्मीर पहुंचेगा तो कितनों के दिल जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।